हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में जानेंगे लोग एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 11 के पार्ट 2 है और पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 3 है चुनाव और प्रतिनिधित्व। तो चुनाव और प्रतिनिधित्व में कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे लोग और कौन कौन से टॉपिक यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है वो देखेंगे लोग। तो चुनाव और लोकतंत्र, भारत में चुनाव प्रणाली क्या है और सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली को देखेंगे लोग और समानुपातिक प्रतिनिधित्व को देखेंगे लोग और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार के बारे में जानेंगे लोग और स्वतंत्र निर्वाचन आयोग और चुनाव सुधार को देखेंगे लोग और लास्ट में भारत में सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली क्यों स्वीकार की गई है और निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण ये क्या है इसको भी देखेंगे लोग और चुनाव और लोकतंत्र देखेंगे लोग। इसमें पहला पॉइंट है, क्या बिना चुनाव के लोकतंत्र कायम रह सकता है। जब हम लोग प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करते हैं लोग तो सबसे पहले जहाँ पे लोकतंत्र की शुरुआत होती है यूनान में लोकतंत्र की शुरुआत हुआ था और उदाहरण के लिए और यूनान एक उदाहरण होता है नगर राज और प्रत्यक्ष लोकतंत्र का यूनान एक उदाहरण होता है और लोकतंत्र के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो ही प्रकार है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। और अप्रत्यक्ष जो लोकतंत्र है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में व्यक्ति सीधे तौर पर नीतियाँ नहीं बनाएगा या नहीं बना रहा है, इसने एक प्रतिनिधि को चुन लिया, जैसे एमपी हो सकता है, एमएलए हो सकता है और ये आगे जाकर संसद में जाकर के कानून की प्रक्रिया में भाग लेगा और नियम बनाएगा। संसद में जाकर कानून प्रक्रिया में भाग लेगा और नियम बनाएगा और जैसे देखेंगे एक व्यक्ति है और नियम जाकर के यहाँ पे बन रहा है, इसीलिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष कहते हैं जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चलने वाला शासन। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के मतलब होता है जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चलने वाला शासन और चुनाव एक ऐसी व्यवस्था जिसमें हम प्रतिनिधि को चुन। क्या बिना लोकतंत्र के चुनाव हो सकता है? तो नहीं, गैर लोकतांत्रिक देशों में भी चुनाव हो सकता है। लोकतंत्र के मूल सिद्धांत राजनीतिक समानता है। लोकतांत्रिक चुनावों की विशेषताएं क्या है? तो सभी को वोट देने का अधिकार होना चाहिए और हर वोट का समान मूल्य होना चाहिए। उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र होनी चाहिए और चुनाव नियमित रूप से होने चाहिए। भारत में चुनाव व्यवस्था, तो इसे दो भागों में बांट कर देखेंगे लोग। तो चुनाव के तरीके क्या हो और चुनाव संचालन व्यवस्था क्या होंगे और नियम प्राधिकार किसके पास अथॉरिटी होगी। और नियम प्राधिकार इसलिए जरूरी है कि जनता के अनुसार प्रत्याशी चुना जाए और एक से ज़्यादा विधियां हो सकती हैं। तो एक से ज़्यादा विधियां में वो देखेंगे लोग। तो एक विधि में अल्पसंख्यकों को लाभ मिले और जब दूसरी विधि अपनाते हो तो मामला उल्टा हो जाता है। ऐसे में अल्पसंख्यकों को हानि हो सकता है और बहुसंख्यक को लाभ हो सकता है। और सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली को अंग्रेजी में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहते हैं। और इसमें एग्जांपल्स देखेंगे लोग। तो नवभारत टाइम्स के ये पहली बार कांग्रेस के 3/4 बहुमत ये 1984 के जो चुनाव हुए थे उसका एक हिस्सा है और 1984 में लोकसभा चुनाव हुए थे और इस चुनाव के आंकड़े को देखेंगे लोग। तो कांग्रेस को कुल 543 सीट प्राप्त और लोकसभा के टोटल 545 सीट है और प्राप्त हुआ था 415 सीट। कुल वोट का परसेंटेज देखेंगे तो 48% और सीट 80% थी। और लोकसभा को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा और एक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रत्याशी को चुना जाएगा, जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे उससे विजयी घोषित किया जाएगा। जो सबसे आगे वही जीते और इसको इंग्लिश में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहा जाता है। और नेक्स्ट टॉपिक है समानुपातिक प्रतिनिधित्व और यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखेंगे लोग इजराइल का। तो और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मतगणना के बाद पार्टी या दल को वोट के अनुपात में सीटें दी जाती है, जैसे 50% वोट तो कुल सीट 50%। और इस प्रणाली में किसी पार्टी को उतने प्रतिशत ही सीट मिलेगी जितने प्रतिशत वोट मिलेंगे। और भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव तक सीमित
सीमित किया। और इसमें देखेंगे लोग केवल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, विधान परिषद, हमने इन चार व्यवस्थाओं के लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व को अपनाया है। और FPTP तो सर्वाधिक वोट पाने वाले जीत। तो इसमें कुछ पॉइंट है। छोटी छोटी भौगोलिक इकाइयों में बांटा जाता है जिसे निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। और दूसरा है एक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि को चुनते हैं। एक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि को चुना जाता है और मतदाता प्रत्याशी को वोट दिया और वोट के अनुपात से कम या ज़्यादा सीटें मिल सकती है। और समानुपातिक प्रतिनिधित्व में एक निर्वाचन क्षेत्र से कई प्रतिनिधि चुना जाता है और वोट के प्रतिशत सीट के प्रतिशत। तो इसमें वोट परसेंटेज और इक्वल टू सीट परसेंटेज व्यवस्था है। और FPTP में देखेंगे तो विजयी उम्मीदवारों को जरूरी नहीं कि वोट का बहुमत मिला हो। मान लीजिए कि 50% + 1 ये बहुमत हो गया। और लेकिन समानुपातिक प्रतिनिधित्व में देखेंगे लोग तो जरूरी होता है कि वोटों का बहुमत विजयी को मिले। उदाहरण के लिए इजराइल और नीदरलैंड इसके एग्जाम्पल्स है समानुपातिक प्रतिनिधित्व के। और UPSC प्रीलिम्स के ये फैक्ट है। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के बारे में तो इजराइल में एक बार वोटों की गिनती हो जाने के बाद प्रत्येक पार्टी को वोटों के हिस्से के अनुपात में संसद में सीटों का हिस्सा आवंटित किया जाता है। इस प्रणाली में एक पार्टी को उतनी ही अनुपात में सीटें मिलती है जितने कि उसके वोटों के अनुपात में। और भारत में अनुपातिक प्रतिनिधित्व के बारे में तो भारत में हमने समानुपातिक प्रतिनिधित्व को केवल अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए सीमित रूप से अपनाया है। दूसरा पॉइंट है संविधान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषदों के चुनाव के लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तीसरे और जटिल स्वरूप को निर्धारित किया गया है। और समानुपातिक प्रतिनिधित्व के संबंध में देखेंगे लोग तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व को शॉर्टकट में PR लिखी हूँ। तो प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र एक प्रतिनिधित्व का चुनाव करता है। और FPTP निर्वाचन क्षेत्र से एक से अधिक प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं। मतदाता पार्टी के लिए वोट करते हैं। और FPTP अपनाने के लिए पहला कारण तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रति छोटे देशों व कम लोगों में लागू हो सकती है। लेकिन भारत का क्षेत्र इक्वल टू लोग और इक्वल टू समानुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं। तो यहाँ पर PR पद्धति को समानुपातिक प्रतिनिधित्व को लागू नहीं कर सकते हैं और FPTP चुना गया है। इसीलिए FPTP को हमने चुन लिया। और चुनाव व्यवस्था को आसानी से समझने हेतु FPTP तो आसानी से समझने के लिए हम लोगों ने FPTP को अपनाया। और निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण में देखेंगे लोग तो इसे दो भागों में बांट कर देखें। तो FPTP के एक हानि है अल्पसंख्यकों के हितों पर खतरा। और दूसरी हानि देखेंगे लोग तो प्रतिनिधित्व नहीं मिलता कुछ वर्गों को। और जैसे कुछ वर्ग ऐसे हैं जो अपने धन बल से संपन्न नहीं है, शिक्षा नहीं है, सामाजिक पहुंच नहीं है। तो आवश्यकता क्यों पड़ी निर्वाचन क्षेत्र के। तो अगर लोकसभा की बात करेंगे, लोकसभा में 543 सीटें हैं या 543 निर्वाचन क्षेत्र है। निर्वाचन क्षेत्र मतलब चुनाव के उद्देश्य से देशों को कई भागों में बांट देना। तो इसका निर्वाचन कैसे किया तो 84 जो सीट है अनुसूचित जाति के लिए और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए है। और UPSC प्रीलिम्स के लिए फैक्ट आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र भारतीय सामाजिक संदर्भ में देखेंगे तो जाति आधारित भेदभाव का हमारा इतिहास रहा है। और ऐसी सामाजिक व्यवस्था में FPTP चुनावी प्रणाली का मतलब यह हो सकता है कि प्रमुख सामाजिक समूह और जातियां हर जगह जीत सकती है और उत्पीड़ित और सामाजिक समूह बिना प्रतिनिधित्व के बने रह सकते हैं। और उत्पीड़ित सामाजिक समूहों के लिए उचित और न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का एक तरीका प्रदान करना। और चुनावी निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में देखेंगे तो प्रत्येक गांव के कई वार्ड में बांटा गया है जो निर्वाचन क्षेत्रों की तरह है। और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार में देखेंगे लोग तो निश्चित आयु प्राप्त हो और वोट देने के लिए 18 वर्ष की आयु जरूरी है। और भेदभाव जाति, लिंग, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। और जनता के प्रतिनिधि के रूप में चुने जाने का अधिकार न्यूनतम आयु 25 वर्ष उम्मीदवार को होनी चाहिए और 2 वर्ष की जेल
अगर होगा तो अयोग्य, तब आप चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं है। और लोकतांत्रिक चुनावों के लिए आवश्यक है कि देश के सभी वयस्क नागरिक चुनाव में मतदान करने के पात्र हो, और इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के रूप में जाना जाता है। और 1989 तक एक वयस्क भारतीय का मतलब 21 वर्ष से अधिक आयु का भारतीय नागरिक था। और 1989 में संविधान संशोधन पात्रता आयु को घटाकर 18 वर्ष कर दिया। और चुनाव सुधार के लिए कई समितियां बनी थी, उसमें से एक टारकुंड समिति, और ये समिति 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी वोटिंग की आयु को। और इस सिफारिश को लागू कराने के लिए 61वां संविधान संशोधन 1989 किया गया। और यहाँ पे जो पात्रता आयु है उसे 18 वर्ष कर दी गई। और नेक्स्ट टॉपिक है आर्टिकल 324 क्लॉज 11। तो इस संविधान के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचन के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों के लिए निर्वाचन नामावली तैयार कराने और उन सभी निर्वाचनों के संचालन के अधीक्षण, निर्देश और नियंत्रण एक आयोग में निहित होगा, जिसे इस संविधान में निर्वाचन आयोग कहा गया है। और संवैधानिक प्रावधान देखेंगे तो भारतीय संविधान का भाग 15 और अनुच्छेद 324 से 329 तक यह चुनाव से संबंधित है और इन मामले हेतु एक आयोग की स्थापना करते हैं। आर्टिकल 324 चुनाव का अधीक्षण 324 में बात की गई है। चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग में निहित है। और आर्टिकल 325 में धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति विशेष को मतदाता सूची में शामिल न करने और इनके आधार पर मतदान के लिए आयोग नहीं ठहराने का प्रावधान है। और आर्टिकल 326 में बात की गई है लोकसभा और राज्यों को विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार पर आधारित होंगे। और अनुच्छेद 327 में बात की गई विधानसभाओं के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति है। और आर्टिकल 328 में ऐसे विधानमंडल के चुनावों के संबंध में प्रावधान करने के लिए राज्य के विधानमंडल की शक्ति की बात की गई है। और अनुच्छेद 329 में चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।